नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ को विकास की राह में नई गति देने को लेकर कवायद तेज होती दिखाई दे रही है। केंद्र की मोदी सरकार के विकसित भारत 2047 के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी नीतियां तैयार करने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट को 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन जारी किया जाएगा। विजन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राज्य के युवाओं, महिलाओं, किसानों, प्रबुद्धजनों से लंबी वार्ता की, उनके विचार जाने, ताकि इस विजन में जन जन के सुझावों का समावेश किया जा सके। बीजेपी विजन 2047 को काफ़ी महत्वपूर्ण बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पर तंज कस कह रही है कि कहीं ये विजन डॉक्यूमेंट कागजी खाना पूर्ति न रह जाए। हालांकि जिस तरीके की कवायद देखी जा रही है, जिस तरीके से सुझाव लिए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि जो तारीख बताई गई है, देखिएगा आपको यह स्पष्ट दिखाई देगा कि कौन सा विज़न है, किस राह पर छत्तीसगढ़ को चलना है। हालांकि समय समय पर इस पर संशोधन भी किए जा सकते हैं, समय की आवश्यकता के हिसाब से। इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की तैयारियां कर रही है। इसके लिए सभी राज्यों की भूमिका तय की गई है। छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में राज्य नीति आयोग लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राज्य के युवाओं, किसानों, महिलाओं से संवाद किया, जिसमें शामिल लोगों से आइडिया लिया गया कि भविष्य का छत्तीसगढ़ कैसा होगा, ताकि प्रदेश की जनता के सुझावों का विजन 2024 में समयोजित किया जा सके। अमृतकाल के इस विजन को लेकर बीजेपी का कहना है कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट जनता जनादर्शन को समर्पित किया जाएगा। विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बहुत सारे एक्टिविटी राज्य नीति आयोग के माध्यम से किए जा रहे हैं। साथ ही अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र जैसे बस्तर, सरगुजा के लोगों से सुझाव भी लिए जा रहे हैं, ताकि जाना जा सके कि वहाँ का इंस्पिरेशन क्या है और इसके डिफरेंट मॉडल्स क्या क्या हो सकते हैं। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 ये विजन डॉक्यूमेंट बनाने की घोषणा बजट सत्र में, बजट भाषण के दौरान हमारी सरकार की ओर से मैंने किया था और 1 नवंबर को इस विजन डॉक्यूमेंट को छत्तीसगढ़ राज्य की जनता जनार्दन को समर्पित किया जाएगा। तो ये विजन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बहुत तरह के एक्टिविटी राज्य नीति आयोग के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, सभी हमारे कैबिनेट का, आदरणीय मुख्य सचिव जी का, सबका हमको मार्गदर्शन तो मिल ही रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में, बस्तर में, सरगुजा में भी हम कंसल्टेशन करें। बीजेपी सरकार विजन 2024 को जनहित के लिए काफी महत्वपूर्ण बता रही है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने विजन 2024 को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस का कहना है कि 6 महीने में सरकार का कुछ विजन नहीं दिखा है। 5 साल के लिए सरकार सत्ता में आई है, जिसमें 6 महीने निकल चुके हैं। इनके पास 4.5 साल की जमा पूंजी बची है। आखिरी के 6 महीने आचार संहिता में लग जाएगा, जिसके बाद इनके पास मात्र 4 महीने का समय ही बचेगा। और ऐसी स्थिति में ये 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं। 2023 से 2028 के बीच आपको जो जनादेश मिला है, उसमें जो आपने वादा किया है, उनको पूरा करने के लिए बीजेपी के पास क्या विजन है? देखिए, 6 महीने पे सरकार का कुछ विजन दिखा ही नहीं। 5 साल के लिए आप सरकार में आए हैं, जिसमें 6 महीने निकल गया। आपके पास जमा पूंजी 4.5 साल की है। उसके बाद आखिरी के 6 महीने आचार संहिता में लग जाएगा, तो आपके पास मात्र 4 महीने बचे हैं और 2047 का विजन लेके चलते हैं। पहले 2023 से 2028 के बीच जो आपको जनादेश मिला है, उसमें जो आपने वादा किया है, उनको पूरा करने का आपका क्या विजन है, पहले उसको बताइए आप। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए भले ही अच्छी और सराहनीय विजन सेट कर लिया हो,
लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी 2047 तक लगातार सत्ता में बनी रहेगी? अगर सत्ता में बनी रहती है तो विजन कंटिन्यू हो सकता है, नहीं तो इस विजन का हश्र समझा ही जा सकता है। तो ये एक विषय है जिस पर कि छत्तीसगढ़ में लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि देश भी इसी विज़न को लेकर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2047 तक एक विज़न डॉक्यूमेंट बनाने की बात कही थी। जाहिर तौर पर जो राज्य हैं, अगर वो विकसित होंगे तो राष्ट्र विकसित होगा। तो राज्यों को अपने विकास की राह खोजनी होगी, एक विज़न तैयार करना होगा कि किस तरीके से, किस दिशा में, किस गति से चला जाए ताकि प्रदेश समृद्ध हो और हर हाल में खुशहाल हो। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि प्रदेश की उन्नति, समृद्धि, खुशहाली, तंदुरुस्ती सहित ये जो तमाम पैमाने और भी होते हैं, उन पैमानों पर प्रदेश कैसे खरा उतरे। अभी के वक्त क्या स्थिति है, आने वाले वर्षों में क्या स्थिति होगी, ये तमाम विषय हैं। देखिए, मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। पहले देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी का परिचय करा दूं अपने खास मेहमानों का, हमारे दर्शकों से। दिनेश अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश जी, आपका स्वागत है। रवि ग्वालन जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। रवि जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमें समझाएंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बाबूलाल जी। दिनेश जी, आप सुन रहे होंगे कि कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, उसे नहीं दोहराऊंगा मैं, लेकिन पहले सबसे पहले ये बता दीजिएगा। हालांकि एक बड़ा मोटा एक खाका हमारे पास है कि आज कैसे किन लोगों ने राय रखी, कैसी राय रखी, किस दिशा में बातें हुई, कौन कौन से विषय आए, कैसे कैसे तथ्य आए, किन किन तथ्यों पर क्या क्या बातें हुई और किन किन क्षेत्रों और कौन कौन से ऐसे विषय थे जिन्हें बड़ी गंभीरता से जिस पर मंथन किया गया। ठीक है, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कुल मिलाकर क्या कुछ हुआ इस वार्ता में, इस वार्ता के आदान प्रदान में, विचारों के आदान प्रदान में क्या कुछ निकल कर आया? जी, सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को और मीडिया पैनलिस्ट के मेरे साथियों को नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक रोड मैप के तहत काम करती है और रोड मैप आपके सामने लेके आ रही है, क्योंकि ये रोड मैप है इस जनता के विकास के लिए, इस जनता के लिए, इस प्रदेश के लिए, गाँव के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए। तो कब वो रोड मैप आएगा? जब जनता के बीच में हम जाकर, हमारी सरकार चर्चा करेगी, उनसे राय मशवरा लेगी। बहुत से अधिकारी, कर्मचारी, बहुत सारी भौगोलिक स्थितियां होती है, हर प्रदेश की, हर जिले की अपनी अपनी स्थितियां होती है, उनको समावेश करके एक विजन बनाया जाएगा, रोड मैप बनाया जाएगा। क्योंकि जब जनता विकास करेगी, जब जनता का विकास होगा, तब उस शहर का, उस गांव का, उस जिले का, उस प्रदेश का और प्रदेश से देश का विकास होगा। ये भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है। इसीलिए हमारी फुफासन की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार ने आज रोड मैप बनाने के लिए सभी से राय मशवरा लिया है। क्योंकि ये प्रदेश है, ये प्रदेश की खुशहाली, जनता की खुशहाली के ऊपर है। क्योंकि सरगुजा और बस्तर दो ऐसे क्षेत्र है जो आदिवासी बहुल है और खासकर ये पहाड़ी और जंगल से घिरे हुए क्षेत्र हैं। तो और रायपुर, वहीं देखेंगे आप, रायपुर की परिस्थितियां अलग है। सभी को मिलाकर के एक विजन बनाया गया है, जो 1 नवंबर 2000 को पूरा विजन इस प्रदेश की जनता के बीच में सरकार रखेगी कि आपका विकास इस मुद्दे पे और इस तरीके से 2047 तक विश्व गुरु बनाने का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और भारतीय जनता पार्टी आपके लिए काम कर रही है, आपके नियमों के तहत काम कर रहे हैं, आपके विचारों के तहत काम कर रही है। और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये सरकार आम जनता की सरकार है। और इसके लिए सीएम साहब ने, आज विष्णुदेव साय सरकार ने सभी पे रोड मैप लिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं उपाध्याय जी, संक्षेप में देना जी, रवि जी। किसी भी प्रदेश का या किसी भी देश का विकास 3 ही चीज में होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात। अगर ये 3 चीज उस प्रदेश में है तो उस प्रदेश का निश्चित ही विकास होगा। और ये विकास की बागडोर में अटल जी से थोड़ा सा आपका टाइम लेके बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बड़े फक्र के साथ बोलता हूं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने लाया था। एक गांव की सड़क ये 70 साल से नहीं बना पाए थे। ये प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है। हमने नेशनल हाईवे लाया है, आज 100 किलोमीटर अगर
एक दिन में नेशनल हाईवे बनाने का रिकॉर्ड अगर विश्व के पास है तो मेरी भारत की जनता के नाम है, भारत के नाम है। स्वास्थ्य की बात करूंगा, इनके राज्य में 1 एम्स हुआ करते थे, आज 22 एम्स है देश में। स्वास्थ्य में भी भारत, ये सरकार बहुत दृढ़ संकल्पित है और हमें तो मात्र 10 साल मिला। ये 10 साल में आप देखेंगे रोड में या शिक्षा में, स्वास्थ्य में या प्रदेश में कितने विकास हो रहे हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की जनता, देश की जनता। ठीक है दिनेश जी, आपके पास लौटूंगा। रवि जी, आप सुन रहे होंगे जो दिनेश जी कह रहे हैं, उन्होंने सारी बातें कही। देखिए, जैसा मैं भी समझता हूँ, जैसा मैं बहुत से जानकारों से ही बात कर रहा था, विशेषज्ञों से भी मेरी बात हो रही थी, वो ये बात होती है कि भाई विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं, आप खुद इसकी जानकारी खासी रखते हैं क्योंकि आप उसी प्रोफेशन से आते हैं रवि जी, कि जो योजनाएं होती हैं वो योजनाओं की मुख्य रूप से या फिर मोटे मोटा कहा जाए 2 प्रकार होते हैं। एक दीर्घकालिक योजना, एक लघुकालिक योजना जो तात्कालिक स्थितियों परिस्थितियों के हिसाब से, और एक जो बड़ी योजना होती है दीर्घकालिक, उसे एक बड़े विज़न के साथ तैयार किया जाता है ताकि ये तय हो सके कि किस दिशा में चलना है, कैसे चलना है, क्या क्या कमियां होंगी, क्या क्या वहाँ पर अतिरेक होंगे, कैसे विषय आएंगे, किन समस्याओं से का सामना करना पड़ेगा। कुछ मिलाकर ये तमाम विषय होते हैं और अगर इस दिशा में सरकार काम कर रही है रवि जी, तो इसमें समस्या क्या है? आप जैसा कह रहे थे कि अभी तो इतना वर्ष हुआ है, अभी तो इतने महीने हुए हैं, ठीक है, करने दीजिए, फिर उसके बाद एक बार फिर आपके साथ बैठकर समीक्षा कर लेंगे। देखिए संजय जी, आपने अच्छा एक टॉपिक रेस किया है। इस ऐसे विषयों पे चर्चा होनी चाहिए जी। अभी दिनेश जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने मैक्रो लेवल पर बताने की कोशिश की कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे जी। हाँ। आप इनका 2014 का भाषण उठाइए मोदी जी का, वही बात उन्होंने कही आज भी 2024 में जो 2014 में मोदी जी ने कही थी, और वही बात 2019 में भी कही गई। बातों में कोई फर्क नहीं है, वही बात 2014 में कहते हैं, वही 19 में कहते हैं, और जब 24 आ जाता है तो भी वही बात कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, विजन पेश कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्या छत्तीसगढ़ की सरकार को ये नहीं पता है कि हमारे प्रदेश की जनता को वर्तमान में क्या चाहिए? मैं एक एक करके आता हूं। 2047 की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। 47 क्यों, और 50 साल आगे की बात करिए कि जब 21वीं शताब्दी का समापन हो रहा है, हम 22वीं शताब्दी में जा रहे रहेंगे, तब कहां पहुंचेंगे? और 200 साल भी आगे जा सकते हैं, कितने भी साल आगे जाने में कुछ नहीं होगा। मैं वर्तमान पे आता हूं जी। वर्तमान में हमारे प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो 3 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है। इस 3 करोड़ की जनसंख्या के वर्तमान रोजगार पैदा करने के लिए सरकार क्या कर रही है? इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में, घोषणा पत्र में कहा था कि हम नया रायपुर में बहुत बड़ा सेटअप बनाएंगे जिससे 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन 2047 के बारे में बताएंगे। और दूसरी बात पर आ जाता हूं मैं, आप बात समझिए, 2011 में जनगणना हुई थी, जब उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। आज 2 टर्म इनकी सरकार के केंद्र के निकल गए और अभी हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार इनकी आ चुकी है। अभी भी जनगणना के लिए ये लोगों का कोई रोड मैप नहीं है। आप मुझे बताइए उपाध्याय जी, हर योजना का जनगणना से नाता होता है। हम लोग कोई भी योजना बनाते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, तो हर बार एक ही चीज बोलते हैं कि इतनी इनकी जनसंख्या है तो उसके अनुरूप ये काम किया जाना चाहिए या वो काम किया जाना चाहिए। 120 करोड़ से हम 140 करोड़ पिछले 10 वर्षों में बोलते बोलते पहुंच गए कि 120 करोड़, फिर 125 करोड़, फिर 130 करोड़, लेकिन क्या आधिकारिक आंकड़ा कितना है? हमारे प्रदेश में जनसंख्या की क्या स्थिति है? जो जनसंख्या नहीं करा पा रहे हैं, वो कहते हैं कि कोरोना आ गया, कोरोना के बाद ये तकलीफें हो गई। जो जनगणना नहीं करा पा रहे हैं, वो 2047 के विजन की बात करेंगे। दूसरी बात, ये बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, फॉरेस्ट की बात कह रहे थे। आप बताइए, इनकी सरकार जब से आई है, माननीय विष्णुदेव साय जी की, हमारे प्रदेश में डिफॉरेस्टेशन चालू हो गया है। आज आप चलिए, कोरबा और कटघोरा तरफ के सारे जंगल काट दिए जा रहे हैं। क्यों? माइनिंग करने के लिए। और इनकी सरकार चुप बैठी है, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? पानी की कमी होने वाली है। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? बीमारियां बढ़ेंगी। उससे क्या होगा? अकाल की स्थिति पैदा होगी। आप 47 का विजन पेश कर रहे हैं,
5 साल की आपकी सरकार है, आपको यह भी नहीं मालूम है कि 5 साल के बाद कौन रहेगा, वर्तमान मुख्यमंत्री जी रिपीट होंगे नहीं होंगे, सरकार किसकी बनेगी, लेकिन 47 का सब्ज बाग दिखाया जा रहा है। और वर्तमान में क्या किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। वर्तमान में इनके पास संसाधन ही नहीं है जनगणना के, ये पूरे प्रदेश से लोगों को बुला रहे हैं और पूछ रहे हैं बताओ क्या चाहिए। अरे भैया क्या चाहिए, हर परिवार को रोजगार चाहिए, किसान को उन्नति चाहिए। आपने कहा था 2 गुना कीमत कर देंगे, 2 गुना कीमत तो आप लोगों ने की नहीं, बल्कि उनके खर्चे बढ़ा दिए। जो युवा पढ़ के आ रहे हैं उनको अच्छी शिक्षा चाहिए, बुजुर्गों को, महिलाओं को, युवाओं को, हमारे प्रदेश की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवा चाहिए। उपाध्याय जी, कोई नई बात तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये रूटीन बात है जो हमें चाहिए। इनको क्या जानना है, ये सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं और एक सब्ज बाग दिखा करके जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है रवि जी, आपने लगभग सारी बातें, वर्तमान में आइए, वर्तमान की बात करिए, इन 4 साल में क्या करेंगे। दिनेश जी बहुत संक्षेप में बोलिएगा, मेरे को बाबूलाल शर्मा जी के पास जाना, बहुत संक्षेप में। दिनेश जी, ये प्रदेश आपको सुन रहा है रवि जी, इतनी झूठ और फरेब की राजनीति आप लोग करते हो। बोल रहे हो फॉरेस्ट का, एक पेड़ माँ के नाम अभियान हमने चलाया है, क्योंकि हम फॉरेस्ट को लेकर दृढ़ संकल्पित है। आपने एक भी योजना इस टाइप की नहीं लाई। 5 साल में आपने जितना, सुन लीजिए रवि जी, आप बोल रहे थे मैं चुप था, कृपया डिबेट करिए, डिबेट में सुनने की क्षमता रखिए। सुन लीजिए, स्किल इंडिया हमने लाई युवाओं के लिए, युवाओं के रोजगार के अवसर हमने दिए, किसानों को 3100 रुपए क्विंटल धान का। रवि जी सुन लेते हैं, मत बुलाया करिए, रवि जी आपके पास आऊंगा, रवि जी आपके पास आऊंगा, सुन लेते हैं, ऐसे लोगों से डिबेट मत करवाइए। संक्षेप में सुन लीजिए। हाँ दिनेश जी कहिए संक्षेप में। किसानों की बात किए, 3100 रुपए क्विंटल एक मुश्त पेमेंट हमने दिया, किसान क्रेडिट कार्ड हमने लाया, फसल बीमा योजना हमने लाई, किसानों को 75% सब्सिडी पे इक्विपमेंट्स हमने दिए, और रोजगार की बात करते हैं, स्किल इंडिया हमने लाया, चलिए ठीक है, मैं बाबूलाल शर्मा जी से समझ लेता हूं। दिनेश जी, रवि जी आपके पास लौट, मैं बाबूलाल शर्मा जी से समझ लेता हूं। बाबूलाल जी, आप दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन रहे होंगे, ठीक है, इसके दिगर भी हमारी नज़र होती है जब ऐसे कुछ कार्यक्रम होते हैं, ऐसी कुछ योजनाएं होती हैं, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी इस पर नज़र रखते हैं। क्या देखते हैं बाबूलाल शर्मा जी? हालांकि एक बार पहले इस विषय पर मैं चर्चा तब कर रहा था जब इस योजना की बात हो रही थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब जब वार्ता शुरू हो गई है, विचार मांगे जा रहे हैं, और ये भी कहा गया है, घोषणा की गई है कि 1 तारीख को 1 नवंबर 2024 को ये डॉक्यूमेंट रख दिया जाएगा जनता के सामने कि भाई ये है हमारा विज़न। तो आप किस रूप में देखते हैं बाबूलाल जी इस पूरी कवायद को, ये जो सब कुछ किया जा रहा है, क्या देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, कितनी कारगर होगी, क्या कुछ इससे निकल कर आएगा? देखिए, कोई भी पार्टी अपनी योजना सोच करके अपना देखती है कि मेरी सरकार अगर आई तो मैं अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए ये करने की मंशा रखता हूँ। जी हाँ। और इस जगह तक पहुंचने के लिए मैं अपनी योजनाएं बनाऊंगा। और जब उसकी सरकार आती है तो वो इस तरह के दृष्टिकोण बनाता है। दृष्टिकोण से मतलब सपना देखता है। जी हाँ। कि जनता को दिखता है कि अभी यहाँ तक के हम जो है ये सोच रहे हैं कि 2047 तक हम इस स्थिति में आपके देश को ला देंगे। वो उसका एक प्रेजेंटेशन है, वो जरूरी नहीं है कि वो वही रहेंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि कांग्रेस ने ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से अनेक अच्छी योजनाएं इस राज्य में लाई। और कांग्रेस की केंद्र सरकार ने भी, जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, तो बहुत सारी योजनाएं आई, तो मनरेगा है और बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं जो हैं, तो वो मैंने शिक्षा का अधिकार, कई प्रकार की अच्छी योजनाएं आई। वो एक दृष्टिकोण है। और उसमें अब जब कभी वर्तमान सरकार बदलती है, अगली सरकार क्या सोचती है उन योजनाओं के बारे में, ये आपको राज्य में ही दिख रहा है। अनेक योजनाएं जो हैं, जो उन्होंने दृष्टिकोण रखा था कि भाई ये जो है योजनाएं अच्छी हैं, देश के हित में है, जनता के हित में, राज्य के हित में है, वो योजनाएं आज राज्य सरकार बंद कर रही है। क्योंकि इनके लिए, इनकी सरकार के लिए, इनकी पार्टी के लिए वो योजनाओं का कोई महत्व नहीं, वो दृष्टिकोण ये मानने को तैयार नहीं। इसी तरह जो है केंद्र सरकार का अपना एक सपना है, दृष्टिकोण है 2047 तक के लिए देश को कहां ले जाना है। तो निश्चित रूप से कौन सी सरकार अगली आएगी इसका कुछ पता नहीं, लेकिन दृष्टिकोण रखना गलत नहीं है, मैं गलत नहीं मानता। दृष्टिकोण तो आप 100 साल का बनाइए कि हम 100 साल में देश को वहां ले जाएंगे, लेकिन वो 100 साल आप पूरा करेंगे या और कोई पूरा करेगा, आपकी योजना किसी को पसंद आएगी, आने वाली सरकार को नहीं आएगी,
ये तय आप नहीं कर सकते। इसलिए आप दृष्टिकोण दीजिए, दृष्टिकोण देना भी चाहिए और दृष्टिकोण रखना भी चाहिए। कांग्रेस को भी रखना चाहिए, भाजपा को भी रखना चाहिए कि हम देश को यहाँ ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगली सरकार क्या करेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। और 23 साल का विजन मतलब अब 3 साल इसी सरकार को मिलेगा और 20 साल और 4 सरकारें आपको बनानी पड़ेंगी। जो 4 सरकारें क्या केंद्र में आप बना पाएंगे, क्या 4 सरकारें आप राज्यों में बना पाएंगे, ये एक प्रश्न है। उस प्रश्न के कारण ही जो है कांग्रेस अपनी बात को उठा रही है। और कांग्रेस का सोच जो है वो अपने ढंग का है कि 5 साल का विजन तो आप पूरा कर नहीं पाए, बता नहीं पाए, अब ये 23 साल का विजन कहां से पूरा करेंगे। वो अपना पक्ष रख रही है कांग्रेस, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी कही अग्रवाल जी ने कि वास्तव में किसी भी राज्य या देश के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन के साधन जो है वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और खाने का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इन योजनाओं पर पूरा ध्यान रहना चाहिए। इस पर ही दृष्टिकोण ऐसा रहे कि ये किसी भी चीज में किसी भी प्रकार की कमी हमारे सैकड़ों साल तक ना आए, ये सोच जरूर होनी चाहिए। जी दिनेश जी, जैसा आप ये कह रहे थे, आपसे बातें हो रही थी, रवि जी के पास जाऊंगा, रवि जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन पहले मैं आपसे एक बात पूछ लूँ कि जैसी बातें हो रही हैं, जैसा मैंने कहा लघुकालिक दीर्घकालिक योजनाएं होती हैं, बहुत से ऐसे सुझाव आ रहे थे जिनको मैं देख रहा था कि जो युवा थे, खासकर थे किसान जो थे, वो उन्नत कृषि की बात कर रहे थे। बहुत से ऐसे भी किसान थे जो मुझसे मिले थे, वो फसल चक्र परिवर्तन की बात कर रहे थे। बहुत से ऐसे युवा थे जो कि अब आगे बढ़कर बात कर रहे थे कि यहाँ पर उद्योगों की भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, आईटी हब यहाँ पर होना चाहिए, बड़े ऐसे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर होने चाहिए, और होने ही नहीं चाहिए, उस स्तर की उनकी अधोसंरचना होनी चाहिए, उस स्तर का वहाँ पर कम से कम सरकार ऐसा सहयोग करे कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो जिसका भी नियंत्रण हो, वो इस तरीके से और इस पूरे साहस के साथ तैयार हो कि इस पर अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ की सरकारें इसे पूरा समर्थन देंगी, या फिर यहाँ पर इसकी हालत वैसी नहीं होगी जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। बहुत से विश्व स्तरीय संस्थान हैं, लेकिन सुनने में जैसा आ रहा है, तो क्या ये भी बड़े विषय थे जो कि यहाँ पर उठे? और अगर ये उठ कर आए हैं तो खुद ओपी चौधरी जी हैं, आईएएस रहे हैं, अब वो मंत्री हैं, तो क्या ये सरकार इस दिशा में बड़ी गंभीरता से आगे बढ़ने वाली है? क्योंकि ये जो बुनियादी चीज़ें होती हैं ये प्रदेश को सालों आगे ले जाती हैं। जैसा रवि जी कह रहे थे 100 साल 150 साल, याद रखिए अगर इस दिशा में सरकार आगे बढ़ती है, कुछ ऐसी और दिशाएं हैं, तब ये जो प्रदेश है वो साल 1.5 साल नहीं साहब, सैकड़ों साल तक याद रखा जाएगा। देखिए उपाध्याय जी, आपने बहुत अच्छा पहलू मेरे से पूछा और मैं बड़े गर्व के साथ बोलता हूँ कि इस प्रदेश में अगर आईआईटी जैसी संस्थाएं हैं, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एचएनयूएल जैसी अगर संस्थाएं हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के राज की देन है। और इतनी बड़ी बड़ी अगर इंस्टीट्यूट इस प्रदेश में है तो ये प्रदेश के युवाओं के लिए गर्व की बात है। नालंदा जैसा परिसर बनाया हमने बच्चों के पढ़ने के लिए। और शिक्षा की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की संख्याएं बढ़ाई, मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्याएं बढ़ाई। आज मेडिकल कॉलेज बहुतायत में छत्तीसगढ़ में खुले हैं, जिनका परिणाम 5 साल 10 साल बाद निश्चित रूप से मिलेगा। आपने बहुत अच्छी पहलू उठाई, जैसे हमने नया रायपुर डेवलपमेंट किया। नया रायपुर विश्व स्तर का शहर था, लेकिन इनकी 5 साल की सरकार में आप खुद गंवाई हैं। इन्होंने बिजली गोल कर दी, वहां का एक काम नहीं कराया। नया रायपुर में खंडहर बना दिया, जिसको हमने 15 साल में संवारा। और विश्व स्तर पे जिस नया रायपुर की नाम था उसको इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, अकबर जी के खाने का अड्डा बन गया। इन्होंने पूरी सरकार ने भ्रष्टाचार में सिर्फ इन्होंने एक ही काम किया, अगर 5 साल में किया, मैं बड़े फक्र के साथ बोलता हूं, और इसको प्रदेश की जनता ने जनमत में कह दिया। इन्होंने राशन घोटाला, गोबर घोटाला, शराब घोटाला, जिसमें ईडीआईटी रोज कार्रवाई कर रही है, घोटालों का शहर बना दिया। इस छत्तीसगढ़ महातारी को 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने क्या राज दिया, 50 साल पीछे ढकेल दिया। हमारी पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट था उसको रोक करके रख दिया। रवि जी सीधे जवाब सर। मुझे आप समय दीजिएगा, मैं एक एक विषय पे आऊंगा। जी देखिए सर, थोड़ी समय की बाध्यता आप भी समझते हैं। बिल्कुल जी, मैं समझ रहा हूं, मैं आऊंगा, मैं विषय पर बात करूंगा। जी सबसे पहला तो दिनेश जी ने जवाब नहीं दिया डिफॉरेस्टेशन का। मैंने बताया आज पूरा प्रदेश जान रहा है, देश में यही चर्चा है कि माइनिंग के लिए कोरबा कटघोरा क्षेत्र में हसदेव तरफ पूरा डिफॉरेस्टेशन हो गया है।
हजारों लाखों की तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेगी। खैर बोल भी नहीं सकती क्योंकि एक व्यक्ति विशेष के लिए काम हो रहा है। दूसरा, देखिए विजन डॉक्यूमेंट की बात चल रही है, मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश में जब यूपीए की सरकार थी और पूर्ववर्ती भी जब हमारी सरकारें रही है, हमने रेरा कानून लाया, जिससे क्या हुआ, लोगों को जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं जिनकी जमीनें अधिग्रहण की जाती है किसी कारणवश, उनके प्रोटेक्शन के लिए जो दीर्घकालिक, जो अभी बाबूलाल शर्मा जी भी दीर्घकालिक योजनाओं की बात कर रहे थे, वो योजना कांग्रेस पार्टी ने लाई, बीजेपी ने कंटिन्यू की। पहली बात। दूसरा, बीजेपी वाले हमेशा गालियां देते रहते थे कि मनरेगा फ्लॉप है, मनरेगा फ्लॉप है, मनरेगा फ्लॉप है। रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा लॉन्च की थी, जिसको आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं उसको बीट कर पाई, उस पर फंड दे रही है, उसको और आगे बढ़ा रही है क्योंकि एक अच्छी योजना थी। तीसरा, सूचना का अधिकार, लॉन्ग विजन को ध्यान में रखते हुए हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया, बीजेपी ने क्या किया, उसको कंटिन्यू किया। चौथा, अभी फूड सेफ्टी की बात कर रहे थे, फूड सेफ्टी बिल यूपीए सरकार में कांग्रेस पार्टी लेकर के आई, जिसमें हमारे देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, उनके लिए कांग्रेस पार्टी ने ध्यान किया। उसी के अंतर्गत ये कहते रहते हैं अलग अलग जगहों पे कि इतने करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, वो योजना हमने लेकर के आई थी। अब बात करता हूं मैं इंस्टीट्यूशंस की। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उपाध्याय जी, सारे संस्थान बेचती जा रही है। छत्तीसगढ़ में नगरनार प्लांट को बेचने के लिए नोटिफिकेशन निकल चुका है। बोल रहे हैं, एयर इंडिया डिबेट बेच में दिए। बैठ करके स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने जगदलपुर में इस बात को कहा है, कोई नहीं बेच रहे, इन लोग झूठ बोल के इसी दोगलेपन की राजनीति का शिकार ये कांग्रेस पार्टी हो रही है। कांग्रेस पार्टी के लोग खत्म करने मैं दीजिए, आप बोलिएगा, भर्त्सना आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपने 10 साल में क्या किया, हमने क्या किया, मैं विजन रख रहा हूं। प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्याय जी, जगदलपुर में बोले थे झूठ और फरेब की राजनीति कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रवि जी जैसे लोग इस देश के इस प्रदेश को गुमराह करते हैं, और गुमराह करने वाले लोग इस डिबेट में बैठकर छाती ठोककर झूठ बोलते हैं, अपराधी तत्व का ठीक है दिनेश जी, रवि जी रवि जी वालों को बिल्कुल रोकना चाहिए। ऐसे लोगों को एक भी साइड दिनेश जी रवि जी उपाध्याय जी, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे को बोलने दीजिए, क्योंकि ये आपके लोकप्रिय चैनल में बैठकर झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी स्पष्ट रूप से बोल के गए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, कोई हमारी नगरनार को बेचने का प्लानिंग नहीं है। झूठ और फरेब की दुकान चलाने वाले लोग या रवि जी जैसे लोग बैठकर इस प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है दिनेश जी, रवि जी, बिल्कुल दिनेश जी बिल्कुल दिनेश जी, रवि जी समय की बाध्यता है। सुनिए सर, मैं थोड़ा बाबूलाल शर्मा जी से फाइनल कमेंट ले लूँ, समय की बाध्यता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। बाबूलाल जी, ठीक है, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, बात वो नहीं थी, बात मुख्य रूप से ये है कि जो विजन डॉक्यूमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, आपने भी कहा कि विजन डॉक्यूमेंट सरकार का अपना, हर सरकार का अपना विजन होता ही है, ठीक है, लेकिन ये सरकार एक दीर्घकालिक एक विजन लेकर आ रही है कि इन सालों में क्या करना है, किन किन सेक्टर्स को किस तरीके से छूना है, किस दिशा में, किस गति से कैसे आगे बढ़ना है, ये तमाम विषय थे जिस पर कि आपने बात कही। एक बात इस पर मैं भी ये कहता हूँ कि ये जो विज़न डॉक्यूमेंट होता है, एक विज़न डॉक्यूमेंट एक देश के लिए बनाया जा रहा है, एक पार्टी का अपनी पार्टी के लिए होता है, एक ज़िले का अपने ज़िले के लिए होता है। जब कलेक्टर आते हैं तो उस ज़िले के लिए एक विज़न उनका डॉक्यूमेंट होता है। कुल मिलाकर ये विज़न जो होता है हमेशा साथ चलता है जब भी आप विकास की बात करते हैं। तो आप क्या पाते हैं, क्योंकि ये क्या कहें, राजनीति से जुड़ा प्रश्न नहीं है, ये एक समझ लीजिए पत्रकारिता से जुड़ा एक प्रश्न है कि इस प्रकार के विज़न डॉक्यूमेंट्स जब बनाए जाते हैं तब क्या ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है उन राजनीतिक दलों की कि उसमें थोड़े बहुत संशोधन के साथ या फिर आवश्यक तात्कालिक संशोधन के साथ, बदलाव के साथ इन्हें वो निरंतर आगे बढ़ाते रहें? देखिए, अगर योजना सही है और जनहित की है जी, तो सरकारें भले बदल जाएं, लेकिन आने वाली सरकार को उस योजना को लागू रखना चाहिए, क्योंकि जनहित का मसला है जी। आप पार्टी हित को न देख करके जनहित को पहले देखिए, एक चीज। दूसरी पॉइंट आपको बता दूं कि जब बड़ी सोच होगी, बड़े सपने देखे जाएंगे, तभी कुछ बड़ा होने की संभावना बनती है, ये तो तय है।
उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अगर योजना देख रही है, 47 का सपना देख रही है, तो कुछ बड़ा पाने की कोशिश है। लेकिन ये प्रजातंत्र में तय नहीं है कि अगली सरकार किसकी होगी, प्रजातंत्र में जनता किसको चुनेगी। आपके योजना का, आपकी सोच का हश्र क्या होगा अगले 5 साल में, ये तय नहीं होता। ये तय जो है वो जनता करती है। तो आप अगर अच्छी योजनाएं देंगे और जनता समझेगी कि हाँ अच्छी योजना है, ये पार्टी हमारे लिए काम कर रही है, तो वो उस पार्टी को फिर से मौका देंगे और कोशिश करेंगे। सपना देखना जरूरी है, बड़े सपने देखेंगे तभी कुछ गेन होता है। जी ठीक है, ठीक है। तो आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, दिनेश जी, रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबूलाल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये जो जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे कि विज़न डॉक्यूमेंट की जो चर्चा हो रही है, 1 नवंबर 2024 को सरकार अपना विज़न डॉक्यूमेंट जनता के सामने रखेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि छत्तीसगढ़ का वो विज़न डॉक्यूमेंट कैसा होगा, उसमें कौन कौन से विषय समाहित होंगे, सरकारों की प्राथमिकताएं क्या, सरकार की प्राथमिकता क्या होंगी, कौन कौन से बड़े विषय होंगे जो कि प्रदेश को अगले आने वाले सालों में देखने होंगे, और कौन कौन से ऐसे बुनियादी ऐसी बुनियादी संसाधन होंगे, ऐसी बुनियादी संरचनाएं होंगी जो कि छत्तीसगढ़ को मिलेंगी। साथ ही साथ जिन वर्गों की बात की जा रही है, युवा, किसान, महिला और भी जो तमाम वर्ग हैं इस समाज के प्रदेश में, उन्हें किस तरीके से इसमें जोड़ा गया है, एक धागे में, एक माला में इन्हें किस तरीके से पिरोजा गया है, तो भी आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।